नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के इंस्टीट्यूट जैन में। आज का जो टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के कृषि क्षेत्रफल है, कृषि जोत का आकार कितना है और कितनी फसलें जो मध्य प्रदेश में उपजाई जाती है, मध्य प्रदेश में जो है फसलों का पैटर्न कैसा है। तो वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश का ये कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है ना। राज्य की जो 72.37% जो जनसंख्या है वो क्या ग्रामीण है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र जो है राज्य की अर्थव्यवस्था का साधन है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि संबंधित सेवा मतलब कृषि से संबंधित जितनी भी सेवा, जैसे कि खेती हुई, है ना, मत्स्य पालन हुआ, मछलियों को पालना, उद्यानिकी, पशुपालन, लगभग 44% हिस्सेदारी का योगदान करती है। और इसके कार्यबल का 78% सीधे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मतलब जितनी भी कृषि संबंधित योजना है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी योजना, वो उसका 78% सीधे क्या कृषि से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप सभी को मालूम है। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का जो वास्तविक आकार है वो 307.56 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल भूभाग का 9.38% है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 307.56 लाख हेक्टेयर में से लगभग 151 लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य है, एक है ना, ये इसका आधा हो गया। इसमें से वर्तमान में लगभग 145 लाख हेक्टेयर में भी खरीफ की फसलें और लगभग 119 लाख हेक्टेयर में रबी की फसलें बोई जाती है। अब आपको इसमें से सारे आंकड़े याद नहीं करना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार है वो 307.56 लाख हेक्टेयर है। फिर मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर जो है विगत 4 वर्षों में औसत 20% से ज्यादा रही है। अब प्रश्न ये बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो है कृषि विकास दर कितनी रही है, तो 20% से ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना है। फिर ये सब आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश ने अभी तक लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है। अब ये कुछ एक टेबल दिख रही है आपको ब्लू कलर में, इसमें एक तरफ लिखा हमने कृषक, एक तरफ क्षेत्रफल और एक प्रतिशत। अब देखो मध्य प्रदेश के जो सीमांत कृषक है, सीमांत कृषक क्या होते हैं? ये वे कृषक होते हैं जिनके पास में खुद का स्वयं का खेत खलिहान नहीं होता। ये क्या करते हैं, दूसरे के खेत में जाकर वहां पर काम करते हैं। तो ऐसे जो कृषक है वो एक हेक्टेयर से कम है, और कितने 41% जो कृषक है वो ऐसे हैं। फिर हमारे छोटे कृषक जिनका छोटा मोटा खेत है, तो 1 से 2 हेक्टेयर के खेत वाले जो कृषक है वो 27% यहाँ पे। वैसे ही मध्यम कृषक की बात करें तो 2 से 10 हेक्टेयर के मालिक जो है वो 28% है ये लोग। और बड़े कृषकों की बात करें तो 10 हेक्टेयर से अधिक केवल 1% ही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कृषि विभाग जो है उसने मध्य प्रदेश का विभाजन 5 कृषि क्षेत्रों में किया है, जैसे कि मालवा का प्रदेश है ना, ज्वार गेहूं का प्रदेश, मध्य गेहूं प्रदेश, चावल गेहूं का प्रदेश और चावल का प्रदेश। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इसमें क्या है, पश्चिम में सबसे पहले काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, ये आपको दिख रहा है वाला हिस्सा, पश्चिम में मालवा प्रदेश है ना। इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल है? तो इसमें हमारा मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन आदि। तो ये जो क्षेत्र है आपको मालूम है काली मिट्टी का क्षेत्र है। वो काली मिट्टी जो है ज्वार और कपास के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। तो कपास का क्षेत्र कौन सा? ज्वार और कपास का क्षेत्र, मालवा प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तर में ज्वार और गेहूं का प्रदेश, ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ज्वार गेहूं का प्रदेश। इसमें आता है हमारा मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिला। ये जो क्षेत्र है ज्वार का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है शुष्क होती है, 75 सेंटीमीटर के नीचे होती है, तो ज्वार गेहूं का प्रदेश है। उसके बाद है हमारा मध्य गेहूं का प्रदेश, ये ब्लू कलर में। इसमें हमारा भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, ये सब जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और आपने कभी देखा हो तो जो हमारी नर्मदा घाटी है, जहाँ पे गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता होती है, तो वो घाटी भी यहीं पड़ती है। फिर है हमारा चावल और गेहूं का प्रदेश। अब ये जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड जो पड़ता है ना यहाँ पे, ये हिस्सा है। तो चावल गेहूं का प्रदेश। अब जिले कौन कौन से इसमें? तो इसमें है हमारा पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, सिवनी, है ना, दक्षिण क्षेत्र तो शामिल है। फिर हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश जो कि केवल चावल का प्रदेश है, यहाँ पे अधिकतर जो है चावल की फसल बहुत ज्यादा उत्पाई जाती है। अब इसमें कौन से जिले शामिल है? तो इसमें हमारा रीवा, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि जिले शामिल है इसके अंतर्गत।
अब देखो फसलों के आधार पर क्या है, मध्य प्रदेश का 7 कृषि क्षेत्रों में विभाजन है। अब ये कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हमारा ज्वार का क्षेत्र है। ज्वार का क्षेत्र क्या है, जो उत्तरी मध्य प्रदेश का भाग है ना, जैसे गुना, शिवपुरी, श्योपुर, पश्चिमी मुरैना, ये ज्वार का क्षेत्र है। फिर देखो अब ज्वार का क्षेत्र तो ऊपर का देख लिया अपन ने, उत्तरी मध्य प्रदेश। अब ज्वार के साथ में अब गेहूं भी आ गए। तो ये कौन सा आ गया, ये हो गया बघेलखंड तथा मालवा के पठार का मध्य भाग, है ना। फिर उसके बाद में जो उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ जिले भी शामिल है इसमें, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इसके कुछ क्षेत्र। तो ये कौन सा होगा, तो गेहूं और ज्वार का क्षेत्र हो गया। अब कपास और गेहूं का क्षेत्र, अब आपको मालूम है कपास अपन ने पढ़ ही रखा है कि मालवा प्रदेश में है। तो उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, सीहोर, देवास, राजगढ़ ये मालवा के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये क्या कपास और गेहूं का क्षेत्र हो गया। अब कपास का क्षेत्र, ओनली कपास का क्षेत्र की बात करते तो खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम आदि। आपने देखा होगा पश्चिमी निमाड़ जो है ना, निमाड़, खंडवा और खरगोन, यहाँ पे क्या गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र, और जो कपास के उत्पादन होती है वो सबसे ज्यादा जो होती है काली मिट्टी में होती है। तो है ना, इसलिए इसको कपास का क्षेत्र का नाम दिया गया। फिर हमारा चावल और कपास का क्षेत्र, तो ये केवल खंडवा में ही है। फिर चावल, कपास एवं ज्वार का क्षेत्र, तो ये है जो है सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। वो सातवां जो है वो है चावल का क्षेत्र। तो आपका मालूम है पूर्वी मध्य प्रदेश का जो भाग है चावल का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछ लेते कि कपास का क्षेत्र इनमें से कौन सा, और कुछ जिलों के नाम दे देंगे, या फिर कुछ मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है, मतलब जैसे मालवा का पठार, विंध्य पठार, इनके नाम दे देंगे, तो उसमें से पहचानना रहता है कि कौन सा क्षेत्र का ही का है। तो एक बार इस पर अच्छे से नजर मार लेना आप सभी, जो 7 पॉइंट्स है उसके ऊपर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जलवायु के आधार पर जो है मध्य प्रदेश को ना 11 कृषि क्षेत्रों में विभाजन कर रखा है। ऊपर का सबसे पहला ग्रीड क्षेत्र आपको दिख रहा है ना। उसके बाद में हमारे मालवा का पठार हो गया, काली मिट्टी का क्षेत्र, और ये गेहूं, कपास, इनका क्षेत्र भी है। झाबुआ की पहाड़ियाँ हो गई यहाँ पे, है ना। निमाड़ का मैदान जो है ये कपास का क्षेत्र, पूरा कपास और थोड़े बहुत चावल की फसल उगाई जाती है यहाँ पे। विंध्य क्षेत्र पूरा गेहूं के लिए समर्पित है। नर्मदा घाटी ये भी पूरी गेहूं के लिए समर्पित है। सतपुड़ा का पठार ये भी गेहूं और जो मक्का वगैरह, बाजरा, मतलब बहुत सारी फसल होती है उनके लिए समर्पित है। फिर ये बुंदेलखंड जो है थोड़े बहुत धान की फसल हो गई, इसमें ज्वार वगैरह सब हो गया, है ना। कैमूर पठार और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हो गई, इसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई। फिर जो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ हो गई उत्तरी है ना, और ये छत्तीसगढ़ का मैदान, ये केवल और धान की फसल के लिए प्रमुख उपयुक्त है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात करते हैं, तो फसलों को देखते हैं। तो मौसम के आधार पर इनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं पहले, कि मौसम के आधार पर फसलों को कैसे जाना जाता है। इसमें सबसे पहले आती है हमारी रबी की फसलें। तो रबी की फसलें कौन कौन सी होती है, देखो गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, राई और आलू इत्यादि, ये क्या होती है, ये रबी की फसलें होती है। इनके जो बुआई का समय होता है, बुआई मतलब बोना, उनको अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। और जो कटाई होती है इनकी, तो मार्च और अप्रैल में होती है। अब इसको ठीक करके याद रखना कि इनको ठंड में बोया जाता है और गर्मियों में काट लिया जाता है। अब खरीफ की फसलें जो होती है वो होती है धान, गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर। अब इसमें देखो, इसमें आपको जो महंगी फसलें हैं ना, जैसे कि धान महंगा है अपना, है ना, गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, तो जितनी महंगी फसलें दिख रही है आपको, ये खरीफ की फसलें, इसको ऐसे याद रखो आप। अब इसका जो बोने का टाइम है वो जून जुलाई में है, मतलब गर्मी में इनको बोते हैं और ठंड में इनको काट लेते हैं, है ना। रबी की फसलों को क्या ठंड में बो के गर्मी में काटते हैं, और खरीफ की फसलें जो है इनको गर्मियों में बोते हैं और ठंड में इनको काट लेते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। फिर है हमारी जायद की फसलें। कुछ समय के लिए जो किसानों का खेत खाली रहता है, उस टाइम पे किसान का टाइम, मतलब कुछ समय के लिए क्या करते हैं, कुछ सब्जियों को या फल फ्रूटों को उगा देते हैं, तो वो जायद की फसलें कहलाती हैं। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, और प्रमुख सब्जियां जैसे गिलकी, लौकी वगैरह, है ना। तो ये क्या जायद की फसलें, क्योंकि इनको किसान जो रहते हैं ना डायरेक्ट भी बेच सकते हैं इसलिए। फिर है फसलों के आधार पर वर्गीकरण। अब ये क्या है, तो ये है सबसे पहले अनाज। तो आप सभी को मालूम है कि जो जिनका हम आटा बना के यूज़ करते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, है ना, या फिर उबाल के खाने में यूज़ करते हैं, वो अनाज कहलाता है। जिससे हमारा गेहूँ, धान, धान मतलब चावल, है ना, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, अनाज है। फिर दलहन क्या, दलहन में हमारी सारी दालें आती है, जैसे चने की दाल, तुअर की दाल, है ना,
उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जितनी भी दाल है वो दलहन फसलों में आती है। उसके बाद है हमारी तिलहन फसलें। तिलहन फसलें वो फसलें होती है जिनमें से क्या तेल निकलता है। तो आपने सुना होगा कभी सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल या अलसी, है ना। जितने भी सब फसलों में से तेल निकलता है वो तिलहन फसलें कहलाती है। फिर हमारी नकदी फसलें, जो किसान के उपज के बाद डायरेक्ट मार्केट में आके बिकने लग जाती है, जैसे कपास हुआ, गन्ना हुआ, तंबाकू। तो ये क्या नकदी फसलें हैं। अब कुछ खाद्यान्न फसलों की भी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले धान। धान का जो साइंटिफिक नाम है वो है ओराइजन सटाइवा। ये जो है खरीफ की फसल है ना। समयावधि इसकी वही, इनको गर्मियों में बोया जाता है। खरीफ की फसलें जितनी भी है ना, सबको गर्मी में बोया जाता है, ठंड में काट लिया जाता है ना। तो समयावधि क्या है इनकी, जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। अब ये एक विधि देखो यहाँ पे, श्री विधि और डेपोक विधि। ये क्या, धान की रोपाई से संबंधित है। आपने देखा होगा कि हाथ में जो किसान पकड़ पकड़ के धान की कलियों को कीचड़ में लगाते रहते हैं, है ना। तो वो श्री विधि और डेपोक विधि भी उससे संबंधित होती है। फसल के लिए जो वर्षा की मात्रा होती है वो 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की जरूरी है, क्योंकि कीचड़ होगा तभी यहाँ पे धान की पैदावार जो होगी अच्छी होगी। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है धान का, तो बालाघाट में होता है, होशंगाबाद में होता है और मंडला में होता है। फिर है हमारा गेहूं। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है ना। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो टीटिका मेस्टिवम है। अभी इसकी ये कौन सी फसल है, तो रबी की फसल है। नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक का इसका समय होता है। हमें मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। उत्पादक जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा गेहूं होशंगाबाद, फिर सीहोर, उसके बाद में आता है हमारा उज्जैन। ये जो सीहोर है ना, शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। उसके ऊपर प्रश्न बन जाता है कि कौन सा जिला जो है शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, सीहोर। फिर हमारा मोटे अनाज। मोटे अनाज में सबसे पहले आता है हमारा मक्का। मक्का का जो साइंटिफिक नाम है वो है जियामेस। ये लिखा मैंने इंग्लिश में ना, जियामेस। अब ये जो है खरीफ में भी इसको उगा सकते हैं, इसको रबी की में भी उगा सकते हैं, है ना। मक्का में क्या एक प्रोटीन पाया जाता है, जीन प्रोटीन। इसे अनाज की रानी भी कहा जाता है। मक्का में क्या होता है, व्हाइट बर्ड रोग होता है जिंक की कमी के कारण। तो ये बीमारी में पूछ लेता है साइंस के क्वेश्चन में कि व्हाइट बर्ड रोग मक्के में किस कमी काय से होता है, मतलब क्यों होता है। तो उसके लिए आप ये देख लीजिएगा। फिर जिलों की बात करें तो मक्का सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में तो छिंदवाड़ा, सिवनी और धार। फिर है हमारा ज्वार। ज्वार का जो साइंटिफिक नाम है वो है सोरघम बाइकलर। इसे केमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देता है। जैसे कि ऊँट है, कम पानी रेगिस्तान में चल लेते हैं, वैसे ये क्या करता है, कम पानी में भी ज़्यादा पैदावार देता है। जैसे कि उत्तरी मध्य प्रदेश है, वहाँ पे जैसे कैसे जिले आपको बताऊँ मैं, तो ग्वालियर हो गया, श्योपुर, शिवपुरी। तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश के जितने भी चंबल संभाग के जिले ना, उनमें जो वर्षा जो गिरती है, वर्षा होती है मतलब, तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो वहाँ पे भी ज्वार की फसल बहुत अच्छी पैदावार दे देती है। तो ऐसे ध्यान रखना इसको। फिर हमारा बाजरा। अब ये जो बाजरा है, इसका साइंटिफिक नाम जो क्या क्या है, तो इसका नाम है पेनिनसेतम ग्लेकम। अब ये जो ये खरीफ की फसल है और जिले की बात करें तो मुरैना, भिंड और श्योपुर आदि ये इसके जिले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद है दलहन फसलें। दलहन फसलें आपको बताई दिया कि दालें आती है इसके अंतर्गत। सबसे पहले चने की बात करें तो चना का जो साइंटिफिक नाम है वो है साइसर एरिथम। ये जो है रबी की फसल है। जिलों की बात करें तो चना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उत्पादन होता है इसका विदिशा में, विदिशा, सागर और दमोह। फिर हमारा अरहर। अरहर का साइंटिफिक जो नाम है वो है केजानस केजान। ये भी एक खरीफ की फसल है। और जिलों की बात करें तो नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और मुरैना, है ना। कौन कौन से जिले, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और मुरैना। फिर हमारे तिलहन फसलें जिनसे तेल निकलता है। तो सोयाबीन, ये तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है उत्पादन के तौर पे। इसका साइंटिफिक नाम जो है ग्लाइसिन मैक्स है। और जिले की बात करें तो धार में सबसे ज्यादा होती है, फिर उज्जैन में, फिर रतलाम में। मूंगफली की बात करें तो ये अरेकिस हाई जोपिया इसका साइंटिफिक नाम है ना, अरेकिस हाइपोजिया। जिले की बात करें तो जिला है इसका शिवपुरी, छिंदवाड़ा और टीकमगढ़। सरसों की बात करें तो सरसों का साइंटिफिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ये एक रबी की फसल है। और जिले की बात करें तो सरसों कहाँ पाई जाती है, सरसों, ज्वार, बाजरा, ये मुरैना, भिंड, श्योपुर, इनमें सब में पाया जाएगा आपको, है ना। मुरैना में क्या, सरसों के तेल के कारखाने।
अलसी की बात करें तो अलसी जो है रबी की फसल है। जिले की बात करें तो रीवा, सागर और दमोह। अलसी का रीवा, सागर और दमोह। फिर हमारी कुछ नकदी फसलें भी हो गई, जैसे कि कपास। कपास का साइंटिफिक नाम जो है गोसिपियम स्पीसीज। इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है खंडवा और खरगोन में। ये काली मिट्टी की फसल है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ पहले। कपास के बीजों को क्या कहते हैं? बिनोला। और बिनोला का काम क्या होता है? गाय भैंसों को खिलाते हैं। जिले की बात करें तो खरगोन, खंडवा, बड़वानी आदि। फिर गन्ना, गन्ने का साइंटिफिक जो नाम है वो सेकेरम ऑफिसिनेरम है। ये जलोढ़ मिट्टी की फसल है। जिसे जिले की बात करें तो नरसिंहपुर, खरगोन, दतिया आदि। गन्ने के पकने की स्थिति को क्या ब्रिक्स वैल्यू के द्वारा देखा जाता है, और इसका माप जो है रिफ्रेटोमीटर द्वारा लिया जाता है। ब्रिक्स वैल्यू समझ सकते हो क्या होता है? जैसे कि ये हमारा गन्ने की फसल है, नीचे देखो, है ना। तो गन्ने में आपने देखा होगा कि ऐसे आपको ईट जैसी बनी हुई दिखती है ना, गन्ने की वो फसल पे। तो इसको जो पकने की स्टाइल रहती है ना, उसको ब्रिक्स वैल्यू कहा जाता है। फिर प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक जिले की भी एक बार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आलू की उत्पादकता का सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इंदौर में। मिर्च कहाँ होती है? खरगोन में। अब खरगोन में कसरावदा करके जगह भी है, वहाँ पे मिर्च महोत्सव हर साल मनाया जाता है। फिर हमारा धनिया, तो धनिया आपको मालूम है गुना में सबसे ज्यादा है। प्याज की बात करें तो खंडवा में सबसे ज्यादा है। लहसुन मंदसौर में। अदरक जो है छिंदवाड़ा में। गन्ना, गन्ना आपको मालूम है नरसिंहपुर में। देखो गन्ना और दलहन फसलें, सबसे पहले जिला कौन सा? नरसिंहपुर। संतरा आप याद रखना बैतूल में मिलेगा आपको। अंगूर जो है रतलाम में। आंवला जो है पन्ना में। केला आपको बुरहानपुर में मिलेगा। मतलब मिलता तो सब जगह है, बाकी उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से जिले महत्वपूर्ण है आपको वो बता रहा हूँ। फिर शहद की बात करें तो शहद मुरैना में। आम जबलपुर, अमरूद रीवा में। ऐसे कुछ और भी जैसे कि टमाटर और मटर, ये दोनों जबलपुर में है। गेहूँ होशंगाबाद। चना विदिशा, अपन ने पढ़ रखा है पहले। अरहर नरसिंहपुर। चावल जो है बालाघाट, ये पूर्वी मध्य प्रदेश का जिला है। अलसी रीवा हो गई। सरसों की बात करें तो मुरैना। राई भी मुरैना। सोयाबीन जो है उज्जैन। मूंगफली हमारा खरगोन। अफीम मंदसौर में। ये अफीम के ऊपर प्रश्न बना देता है कि अफीम कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादकता होती है, तो मंदसौर ध्यान रखना उसका। और गांजा, ये जो है खंडवा में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारा कॉफ़ी, ये बैतूल में सर्वाधिक रहता है। तंबाकू रीवा में। और ज्वार का है तो गुना में। ये देखो धनिया और ये ज्वार गुना में। अब ये आप ये काम करना कि इनको कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना। जैसे मैंने बताया ना कि धनिया भी गुना में है, ज्वार भी गुना में। वैसे मैंने बताया आपको कि गन्ना जो है नरसिंहपुर में है, दलहन वो भी नरसिंहपुर में है। तो इसे क्या पॉइंट्स बना के पढ़ोगे तो आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। फिर है हमारे मध्य प्रदेश में कृषि संस्थान और कुछ उसके केंद्र। तो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये पड़ता है भोपाल में। वो कृषि अभियांत्रिकी केंद्र ये पड़ता है जबलपुर में, है ना। तो संस्थान का है भोपाल में और केंद्र का है जबलपुर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये पड़ता है हमारे इंदौर में। चावल अनुसंधान केंद्र ये बड़वानी में पड़ता है। कपास अनुसंधान केंद्र पड़ता है खरगोन में। फिर अंतर्राष्ट्रीय बोरलोग मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र ये पड़ता है खमरिया जबलपुर में। ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, है ना। मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? तो खमरिया जबलपुर में। फिर राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ये पड़ता है रतलाम में। प्रदेश का पहला सेलरिच कारखाना तो ये कहाँ? इंदौर में। और जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ है? भोपाल में, है ना। सेलरिच कारखाना इंदौर में और जैव सेलरिच खाद्य संयंत्र वो भोपाल में। गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद में पड़ता है। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र ये ग्वालियर में। मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान ये इंदौर में है। सोयाबीन वायदा बाजार ये भी इंदौर में है। एग्रो प्लास्की पार्क ये पड़ता है हमारा अशोकनगर में। फिर हमारा मसाला पार्क, आप सभी को मालूम है कि मसाले जो होते हैं लेटेराइट मिट्टी में उगते हैं, और लेटेराइट मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में केवल एक ही जिला, वो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। फिर मध्य प्रदेश का प्रथम बांस पार्क ये आपको मालूम है इंदौर में, और आने वाले एग्जाम में इसको बहुत बार पूछा जाएगा कि बांस पार्क प्रथम कहाँ है, तो आपको याद रखना कि इंदौर में है। फिर कुछ और भी है, जैसे रेशम मंडी होशंगाबाद हो गई, जैव विविधता बोर्ड भोपाल हो गया,
इकोलॉजिकल पार्क और ये जूलॉजिकल पार्क, ये दोनों भोपाल में पड़ते हैं, तो उसको ध्यान रखना विशेष रूप से। आम अनुसंधान केंद्र पड़ता है हमारा गोविंदगढ़ रीवा में। दलहन अनुसंधान केंद्र हमारा पड़ता है अमलाहा सीहोर में। मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर ये पड़ता है अमलाहा सीहोर में। तो दलहन और अनुसंधान केंद्र और मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर ये अमलाहा सीहोर में पड़ता है। फिर गन्ना अनुसंधान केंद्र ये बोहनी नरसिंहपुर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र ये पड़ता है हमारा बुरहानपुर में। फिर कुछ और अन्य तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षेत्रफल कितना है, वर्तमान में 36 लाख हेक्टेयर है और सरकार ने इसका लक्ष्य कितना रखा है, तो 50 लाख हेक्टेयर इसको बढ़ाना है। फिर मध्य प्रदेश में कृषि भू जोत का औसत क्षेत्रफल 1.78 हेक्टेयर। प्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कब जारी की गई, तो सन 2012 में जारी की गई। फिर मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो 1980 में की गई इसकी स्थापना। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि के विकास के लिए कृषि कैबिनेट की स्थापना की, तो ऐसा करने वाला जो है मध्य प्रदेश हमारा पहला राज्य है, तो उसको ध्यान रखना। फिर ये हमारा विपुल उत्पादन कार्यक्रम, तो ये क्या है, तो कृषि उपज में वृद्धि के लिए चलाया जा रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र है, हाँ भोपाल में। मध्य प्रदेश के प्रमुख खाद्यान्न फसल ये गेहूं, ये 2019 की एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन का कारखाना कहाँ पड़ता है, तो सिवनी में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का है, तो इंदौर में है। और सोयाबीन वायदा बाजार का है, तो ये भी इंदौर में है। उद्यानिकी महाविद्यालय ये मंदसौर में पड़ता है हमारा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केव स्टोरेज वो होता है जैसे किसी फसल को बहुत ज्यादा अधिक दिनों के लिए रखना पड़ता है, उसको केव स्टोरेज कहते हैं। तो गेहूं के लिए हरदा में प्रस्तावित है अभी, जिसकी क्षमता जो है 2 लाख मीट्रिक टन होगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो मालवा के पठार में। फिर जो हमारी नर्मदा घाटी है वो गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मंदसौर में और जबलपुर में। फिर सूरत धारा योजना क्या है, तो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सूरत धारा योजना। फिर खरगोन जिले के कसरावदा में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भोपाल शुगर मिल्स कहाँ है, तो ये पड़ती सीहोर में, है ना। नाम भोपाल शुगर मिल्स है लेकिन है कहाँ, सीहोर में। फिर डबरा शुगर मिल्स, अब ये तो डबरा में ही है, तो उसको आपको याद हो जाएगा। जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड ये दलोदा मंदसौर में पड़ती है। सेठ गोविंदास शुगर मिल्स ये कहाँ पड़ती है, तो महिदपुर और उज्जैन में। जावरा शुगर मिल्स क्या है, तो ये पड़ती है सारंगपुर में। और साथ ही बड़लई और आलुट में भी क्या है, चीनी के कारखाने मिलते हैं। वनस्पति घी के कारखानों की बात करें तो गंजा सुधा विदिशा में पड़ता है। जबलपुर हो गया, खंडवा हो गया, ग्वालियर और इंदौर, यहाँ पे क्या है, वनस्पति घी के कारखाने। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि कुछ दिनों से क्या मेरा सिस्टम जो है वर्क नहीं कर रहा ठीक से, तो उसको जैसे तैसे अभी चालू करा है मैंने। और मैं कुछ बिजी भी था, तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती जाएगी इसमें, तो प्लीज़ चैनल के साथ में बने रहिएगा। और थैंक यू जो आपने अपना समय दिया। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।